गाइस, तो पॉलिटी फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सन्नी कुमार। तो गाइस, हाजिर हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। गाइस, आप सभी को पता है भारत का सबसे खूबसूरत दस्तावेज संविधान के द्वारा भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये वही अधिकार है जो हमने 11th और 12th में पहले अच्छी तरीके से पढ़े थे और आज की इस क्लास के अंदर हम काफी डिटेल में इनको समझने वाले हैं। और वो अधिकार कौन से हैं? तो देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 वो मौलिक अधिकार हैं जो कि हमारे संविधान के द्वारा, हमारी इस खूबसूरत किताब के द्वारा भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को दिए गए हैं। और अगर इन अधिकारों को यानी कि नागरिकों के ये इन अधिकारों को कोई भी अन्य व्यक्ति या फिर भारत सरकार, राज्य सरकार हमसे छीनती है तो ऐसी स्थिति में हमारा संविधान हमें इस बात के लिए अलाउ भी करता है कि हम डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं। अगर हमारे इन अधिकारों को कोई भी छीनता है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, तो हम डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना, आज की इस क्लास के अंदर हम इन्हीं अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को काफी अच्छे से समझना है, काफी अच्छे से देखना है, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है मैं काफी डिटेल में करना चाहता हूं, काफी डिटेल में आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि हमने इन 6 मौलिक अधिकारों को 11th और 12th में तो अच्छी तरीके से पहले पढ़ाई था और हमने सिर्फ इतना पढ़ा था वहां पर कि समानता का अधिकार का मतलब कि सभी को समानता है, स्वतंत्रता का मतलब कि सभी लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब किसी के भी साथ में कोई किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा और धर्म के मामले में सभी स्वतंत्र। ये ऊपर की बात तो हमने पहले जान रखी है अच्छी तरीके से, मैंने भी और आपने भी। आज की इस क्लास के अंदर हम, आप जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कितने भी बड़े लेवल की हो चाहे छोटे लेवल की हो, सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है। तो देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी होने वाली है वैसे ही, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना समय जाया किए। तो देखिए, आप जानते हैं हमारे संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और आर्टिकलों की मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे क्या किए गए हैं? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किए गए हैं। ठीक है। और 6 मौलिक अधिकार हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं। बाकी के जो 5 अधिकार हैं वो आने वाली 5 क्लासों के अंदर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ समानता के अधिकार को काफी डिटेल में और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, मैं चाहता तो एक ही क्लास में 6 के 6 मौलिक अधिकार आपको पढ़ा सकता था, लेकिन आप जानते हैं एग्जाम के लेवल इतने हाई हो चुके हैं ना कि एक ही मौलिक अधिकार को मुझे अगर काफी डिटेल में समझाना ना तो कम से कम एक क्लास एक मौलिक अधिकार पर चाहिए। तो इसी तरीके से हम 6 मौलिक अधिकारों को 6 क्लासों के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार को कंप्लीट करेंगे। समानता का अधिकार, ठीक है। इस अधिकार को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि हमारे संविधान के द्वारा हमें किन किन क्षेत्रों में समानताएं दी गई हैं। तो देखिए, आप जानते हैं मैं मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक शब्द से आपको परिचित कराना चाहिए, वो शब्द है मानव अधिकार। व्हाट इज ह्यूमन राइट? क्योंकि मैं मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहा हूं तो मुझे लगा कि आपको एक बार मानव अधिकार और बताना चाहिए कि मानव अधिकार क्या है, उसके बाद में हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। देखिए, मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर आप यूं समझते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं है तो ये बात गलत है, क्योंकि मानव अधिकार अलग होते हैं और मौलिक अधिकार अलग होते हैं। दोनों में क्या है? डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि यह है हमारा भारत, ये हमारा क्या है? भारत है। ये हमारा क्या है? भारत है। ठीक है। और ये हमारा क्या है? संविधान है। देखिए, काफी डिटेल में समझना
कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार किसे कहते हैं। आप जानते हैं दोनों का जो उद्देश्य है ना, यानी मौलिक अधिकार और मानव अधिकार, दोनों का उद्देश्य जो है ना वो एक ही है। मौलिक अधिकार भी व्यक्ति के वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, एक डिग्निटी लाइफ जीने के लिए जो हर एक इंसान को जरूरी है, वो क्या है, मौलिक अधिकार है। और हमारे जो मानव अधिकार है वो भी व्यक्ति के एक अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी है। दोनों की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन दोनों के लागू होने में अंतर है। मौलिक अधिकार कुछ अलग तरीके से लागू होते हैं और मानव अधिकार कुछ अलग तरीके से लागू होते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को हम मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो मैंने कहा कि ये है हमारा भारत, ये क्या है, हमारा भारत है भाई, ठीक है, और ये हमारा संविधान है। तो देखिए, हम इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं और वो अधिकार हैं 6, और उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार है और ये 6 मौलिक अधिकार जो है ना वो हमें किसके द्वारा दिए गए हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और किसके संविधान के द्वारा दिए गए हैं, भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर भारत के संविधान के द्वारा अगर कोई राइट दिए जा रहे हैं, कोई अधिकार हमें दिए जा रहे हैं, तो वो किस पर लागू होंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही लागू होंगे। समझ में आया कि अगर संविधान भारत का है और अगर भारत का संविधान हमें कोई राइट प्रदान कर रहा है तो सिंपल सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही लागू होंगे। यानी कि हम अमेरिका से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अमेरिका भी इन अधिकारों को फॉलो करेगा। यानी कि जो हमारे भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो हम अमेरिका से कल्पना नहीं कर सकते कि अमेरिका भी हमारे इन अधिकारों को फॉलो करे। भाई संविधान भारत का है तो सिंपल सी बात है, अगर संविधान ने अगर कोई राइट दिए ना तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही लागू होंगे। यानी कि ये जो अधिकार होंगे ना, ये 6 अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर ही लागू होंगे, भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों पर ही लागू होंगे। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार एक संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और जिस देश के संविधान के द्वारा दिए जाते हैं उसी देश पर ही क्या होते हैं, लागू होते हैं। फिर आप कहोगे कि सर मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार ठीक इसका क्या है, अपोजिट है, ठीक इसका उल्टा है। मौलिक अधिकार तो ये था कि एक संविधान के द्वारा, जिस संविधान के द्वारा दिए गए उसी देश पर लागू होते हैं, ठीक है, लेकिन मानव अधिकार ऐसा नहीं है। मानव अधिकार ना तो किसी संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और ना ही किसी एक देश पर लागू होते हैं और ना ही सीमाओं से बंधे हुए होते हैं। मानव अधिकार ना तो किसी संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक इसका अपोजिट है। मानव अधिकार ना तो किसी संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और ना ही किसी एक देश पर लागू होते हैं, बल्कि मानव अधिकार तो व्यक्ति के वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जन्म से ही सिद्ध हो जाते हैं, जो व्यक्ति के जन्म से ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे ने मान लो जन्म लिया, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे क्या पता कि वो कहां जन्म ले रहा है, वो भारत के अंदर जन्म ले रहा है, अमेरिका के अंदर जन्म ले रहा है, चीन के अंदर जन्म ले रहा है, जापान के अंदर ले रहा है, जर्मनी के अंदर ले रहा है, रूस के अंदर ले रहा है, कहां पर वो जन्म ले रहा है उसे क्या पता। लेकिन जन्म के साथ में उसके कुछ अधिकार हैं, जैसे उसे खाने की स्वतंत्रता है, उसे रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसे खेलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सारी स्वतंत्रताएं, उसे आजादी है, हर कोई भी काम करने की उसे आजादी है, ठीक है, उसको हर चीज में समानता है। तो ये क्या है, उसके जन्म के साथ में ही उसके क्या है, कुछ अधिकार है जो उसके जन्म से ही लग जाते हैं, जो उसके जन्म से ही उस पर क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों की डेफिनेशन तो एक ही है। ये भी समानता स्वतंत्रता की बात करते हैं और वो भी समानता स्वतंत्रता कि भाई हर चीज में सब समान है, सभी को स्वतंत्रता, किसी के भी साथ कोई शोषण नहीं होगा। दोनों की डेफिनेशन अलग है पर लागू होने के तरीके अलग हैं। ये तो लागू किसके द्वारा होते हैं, ये संविधान के द्वारा लागू होते हैं। मौलिक अधिकार तो संविधान के द्वारा लागू होते हैं, ठीक है, और ये एक ही देश पर लागू होते हैं, सिर्फ जिस देश के संविधान ने दिए उसी देश पर लागू होते हैं। जबकि मानव अधिकार किसी संविधान के द्वारा लागू नहीं होते। मानव अधिकार तो जब बच्चा जन्म लेता है ना तो जन्म के साथ में ही उसके कुछ अधिकार हो जाते हैं। बस इसीलिए हम उनको तो मानव अधिकार कहते हैं, क्योंकि हमने जन्म से ही वो हमारे ऊपर लागू हैं, इसीलिए हम उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एक संविधान के द्वारा दिए गए हैं और जिस देश के संविधान के द्वारा दिए गए हैं उसी देश पर ये क्या होते हैं, लागू होते हैं। अब एक और अंतर समझ लीजिएगा, देखिए हमें मौलिक अधिकार जो है वो संविधान ने दिए हैं और अगर संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो हमारे देश पर ही लागू होंगे, ठीक है। और अगर हमें संविधान कोई अधिकार दे रहा है और अगर हम उन अधिकारों का
वोल्यूशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा संविधान हमें क्या करेगा, दंडित करेगा। क्योंकि दिए किसके द्वारा दिए गए, संविधान के द्वारा दिए गए, तो जिसके द्वारा दिए गए हैं वो हमें क्या करेगा, दंडित करेगा। इसीलिए भी हम इन्हें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि इन अधिकारों की पालना हमें करना जरूरी है। अगर इन अधिकारों की पालना हम नहीं करेंगे तो जिस संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं वो संविधान हमें क्या करेगा, दंडित करेगा। जबकि मानव अधिकार में कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा ना, मानव अधिकार तो व्यक्ति के जन्म से सिद्ध होते हैं। अगर हम उनका वोलेशन भी कर देते हैं, अगर हम उनका उल्लंघन भी कर देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें दंडित नहीं करेगा। क्योंकि ना तो किसी के द्वारा दिए गए हैं, ये तो व्यक्ति के जन्म से सिद्ध हुए हैं, और सिर्फ एक देश के ऊपर नहीं, एक कंट्री के ऊपर नहीं, बल्कि पूरे विश्व की जितनी भी कंट्री है ना, उनके अंदर रहने वाले सभी नागरिक, सभी को वो प्राप्त है। ठीक है, तो ये था मानव अधिकार और मौलिक अधिकार, दोनों में काफी अच्छी तरीके से मैंने डिफरेंट बताया है। आप जानते हैं, मैंने मानव अधिकार की चर्चा इसलिए की क्योंकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मानव अधिकार को मैं जरूर मैं देखता हूं। क्योंकि अक्सर जब मौलिक अधिकार की डेफिनेशन पूछी जाती है, जब आप थ्योरिकली कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो मौलिक अधिकार की डेफिनेशन में आप मानव अधिकार को करके आते हो, मानव अधिकार की डेफिनेशन में आप मौलिक अधिकार को करके आता हूं। तो मैंने सोचा आपको ये मौलिक अधिकार समझा रहा हूं, तो इससे पहले ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं, ये भी आपको मैं बता दूं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों पर कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, आप जानते हैं हमारे संविधान में, जैसे कि मैंने बता दिया कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं, अगर एक्चुअल में, रियल में अगर हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे ना, संविधान के अंदर रियल में अगर मौलिक अधिकारों को हम पढ़ेंगे ना, तो जो स्टार्टिंग मिलती है ना मौलिक अधिकारों की, वो कहां से मिलती है, आर्टिकल 14 से मिलती है, और जो एंडिंग मिलती है ना, वो आर्टिकल 32 पर मिलती है। यानी कि आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 32 पर जाकर खत्म होते हैं। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर, अगर आर्टिकल 14 से स्टार्ट है, आर्टिकल 32 पर जाकर खत्म है मौलिक अधिकार, तो फिर हमने ये जो शुरू के जो 12 और 13 आर्टिकल, यानी आर्टिकल 12 और 13 को हमने मौलिक अधिकारों की सूची में क्यों जोड़ा है, और उसके बाद में अगर 32 पर जाकर खत्म होते हैं, तो ये जो आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये 3 आर्टिकल 33, 34, 35 और 12 और 13, ये 5 आर्टिकल क्या कहते हैं, हमने इन्हें मौलिक अधिकारों की सूची में क्यों जोड़ा है। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ने के बाद में हम आएंगे राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार के ऊपर, जो कि आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 जो कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है, राज्य शब्द को क्या करता है, परिभाषित करता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो संविधान का आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। लेकिन ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहाँ पर वो राज्य नहीं है जैसे कि हम कहते हैं जो हमारे 28 राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पर ये वाले राज्य नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर एक संदर्भित शब्द है। राज्य तो एक संदर्भित शब्द है। जैसे कि राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, राज्य का मतलब है जैसे कि हमारी सरकार, राज्य का मतलब हमारी सरकार, आई मीन केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य का मतलब राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, या फिर केंद्र की संसद, केंद्र संसद, या फिर राज्य विधानमंडल, विधानमंडल। ध्यान रखना, राज्य का मतलब यानी कि इन नामों को, यानी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र संसद को, राज्य विधानमंडल को हमने जिस नाम से संदर्भित किया ना, वो है राज्य। यानी कि हम केंद्र सरकार को राज्य नाम से भी संदर्भित कर सकते हैं, राज्य सरकार को भी राज्य नाम से संदर्भित कर सकते हैं, केंद्र संसद को भी और विधानमंडल को भी राज्य नाम से संदर्भित कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य का मतलब ये जो हम 28 राज्य कहते हैं ना, ये नहीं है। राज्य का मतलब है हमारे राज्य की, हमारे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र संसद या फिर राज्य की विधानमंडल। ठीक है, ये है राज्य का मतलब। अब देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जो कि न्यायपालिका की एक शक्ति को बताता है, और उस शक्ति का नाम है न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, न्यायिक
पुनरावलोकन शक्ति। ठीक है, ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति जो कि न्यायपालिका की है, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 13 में मिलता है। क्या है ये न्यायिक पुनरावलोकन? तो देखिए, आप जानते हैं हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसका मुख्य काम होता है कानूनों का निर्माण करना। हमारी संसद क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू करने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है। ठीक है, और जो संसद ने जो कानून बनाया है उस कानून की समीक्षा करने का, उस कानून की जांच करने का, उस कानून की व्याख्या करने का काम किसका होता है? हमारी न्यायपालिका का होता है, यानी हमारी जुडिशियरी का होता है। ठीक है, अब जांच करने का मतलब ये है कि संसद ने जो कानून बनाया है, संसद ने जो विधि का निर्माण किया है, वो कानून, वो विधि संविधान के किसी भाग या संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ये जांचने का काम किसका होता है? हमारी न्यायपालिका का होता है। दोबारा सुनिए, संसद ने जो कानून बनाया है वो कानून संविधान के किसी भाग, किसी आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ये जांचने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून संविधान के किसी भाग, आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसको क्या कर देती है? अवैध घोषित कर देती है, अर्थात उसको वहीं पर क्या कर देती है? रद्द कर देती है। ठीक है, बस इसीलिए ये है हमारी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। ठीक है, कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना, समीक्षा करना। ठीक है, ये काम जो होता है ना वो न्यायपालिका का होता है, और यही है हमारी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आता हूं आर्टिकल 14 पर। आप जानते हैं अब तक तो हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की हमने चर्चा की है। अब हम आते हैं हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट है, जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मिलता है संविधान के भाग 3 में। और राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसका जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मिलता है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है, और इसके अंतर्गत जो टोटल अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 5। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये 5 आर्टिकल क्या आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की नजर में सब क्या है? समान है। यह है विधि के समक्ष समानता का मतलब, कि कानून की नजर में सब क्या है? समान है। कानून किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। यह है विधि के समक्ष समानता का मतलब। चाहे राष्ट्रपति का बेटा अपराध कर दे, चाहे एक सामान्य किसान का बेटा अपराध कर दे, अगर दोनों ने अपराध सेम किया है तो सजा भी दोनों को सेम ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति का बेटा उसको कम सजा मिल जाएगी, वो किसान का बेटा उसको ज्यादा सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां पर लाइन लिखी हुई है विधि के समक्ष समानता, कि कानून की नजर में सब समान है। कानून किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। यह है विधि के समक्ष समानता का मतलब। लेकिन आप जानते हैं, अगर इस विधि के समक्ष समानता के अंदर घुसने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि इस विधि के समक्ष समानता को नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट यानी कि इसे नकारात्मक अवधारणा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या वाकई में कानून की नजर में सब समान हो सकते हैं क्या? ये मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या वाकई में कानून की नजर में सब समान हो सकते हैं क्या? ठीक है, तो देखिए, कानून की नजर में सब समान नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। फिर आप कहोगे कि सर क्यों नहीं हो सकते कानून की नजर में सब समान? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है उदाहरण? उदाहरण ये है कि मान लो एक फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति है, यानी कि एक पीडब्ल्यूडी का एक व्यक्ति है। ठीक है, एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, और एक सामान्य व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, दोनों से अगर मैं कहूं कि आप दोनों को 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी है, ठीक है,
मैं दोनों से कहूं कि आपको 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी है, तो आपको पता है जो सामान्य व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो तो आसानी से 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कर लेगा। लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति है, जो पीडब्ल्यूडी का जो व्यक्ति है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो व्यक्ति है, वो उस दौड़ को नहीं कर पाएगा 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति है, या तो उसके पैर में लगी हुई है या फिर वो पैर नहीं है उसके एक, इसी वजह से वो उस दौड़ को नहीं कर पाएगा। तो हमारी कानूनी व्यवस्था ने क्या किया, उसके लिए क्या बना दिए, अलग नियम बना दिए, उसके लिए अलग नियम बना दिए। बस इसीलिए कहा जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अलग नियम से मतलब आप जानते हैं, एससी के लिए अलग नियम है, एसटी के लिए अलग नियम है, एससी, एसटी, एसबीसी, एमबीसी, ईबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, यूसी, बीसी, ईसी, सबके लिए क्या है, अलग अलग नियम है। ये क्यों है? ये एक भेदभाव करने के लिए अलग नियम नहीं है, ये एक सकारात्मक भेदभाव करने के लिए अलग नियम है। क्योंकि कानून की नजर में सब समान नहीं हो सकते हैं, कानून को अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के साथ में अलग अलग भेदभाव करना पड़ेगा। अब ये जो हमने भेदभाव किया है, जो कैटेगरी वाइज हमने ये जो भेदभाव किया है कि एससी के लिए अलग नियम बना दिया, एसटी के लिए अलग नियम बना दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ने भेदभाव कर दिया, यानी इस विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन कर दिया। अरे कानून ने इसका भेदभाव नहीं किया, कानून ने तो एक सकारात्मक भेदभाव किया है। अर्थात जो एससी के लोग थे, जो एससी के लोग थे और जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उन जनरल कैटेगरी के बराबर लाने के लिए एससी को क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। तो ये एक समानता स्थापित करने के लिए हमारी जो कानून है उसने क्या किया है, एक सकारात्मक भेदभाव किया है, एक सकारात्मक भेदभाव किया है ताकि दोनों कैटेगरियों के बीच में एक समानता स्थापित हो सके। इसीलिए हम सकारात्मक भेदभाव कह सकते हैं हम इसे, लेकिन नकारात्मक भेदभाव नहीं कह सकते। ये विधि के समक्ष समानता को और प्रभावी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमने ये असमानता यानी एक सकारात्मक भेदभाव किया है। लेकिन ध्यान रखना, इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कानून की नजर में सब समान नहीं हो सकते, कानून को अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के साथ में अलग अलग भेदभाव करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने उदाहरण दे दिए, सभी जितनी भी कैटेगरी है सबके लिए अलग अलग नियम है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 ही हमें बताता है कि आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समानता है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत जो कानून एक सकारात्मक भेदभाव करता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समान संरक्षण, इसे हम क्या कहते हैं, विधि के समान संरक्षण। और इसका मतलब यही है कि कानून क्या कर सकता है, एक सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, ठीक है। इसे कहा जाता है विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण, ठीक है। और आप जानते हैं, अगर मैं और बात बताऊं तो विधि के समान संरक्षण, तो सॉरी, विधि के समक्ष समानता, ये जो हमने लिया है ये कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। ये हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। और ये हमने विधि के समान संरक्षण, ये हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से हमने विधि के समान संरक्षण को लिया है। और विधि के समक्ष समानता, क्योंकि इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे डाइसी का एक कथन था विधि का शासन, वहीं से हमने इस विधि के समक्ष समानता को लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया आर्टिकल 14 की विधि के समक्ष समानता की कानून की नजर में क्या है, सब समान है, लेकिन ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि कानून की नजर में सब समान नहीं हो सकते, कानून को अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के साथ में भेदभाव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको, सारी कैटेगरियों के साथ में अलग अलग नियम है, ठीक है। और यही एक क्या है, विधि के समान संरक्षण है, यानी कि कानून जो भेदभाव करता है वो एक सकारात्मक भेदभाव है, इसीलिए इसे कहा जाता है विधि के समान संरक्षण, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आता हूं आर्टिकल 15 पर। यह आर्टिकल 14 उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं इन लाइनों के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कितने भी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, कितने भी, सभी एग्जामों के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहता तो मैं ऊपर से भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चीजों को बड़ी डीपली आपको समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश, क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, और 5वां है
पांचवा है मूलवंश। ठीक है, इन 5 आधारों पर, ये जो 5 आधार है ना, ये जो 5 आधार हैं, कौन से? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश। इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के साथ में। ये आर्टिकल 15 कहता है, क्या कहता है? कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूलवंश के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होगा। ठीक है, और अगर जाति के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है, इन 5 आधारों में से किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ हो जाता है, तो आप डायरेक्ट कहां पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप डायरेक्ट कहां पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैंने कहा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ये हमें अलाउ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर इन 5 आधारों पर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और इन अधिकारों के हनन पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटों के माध्यम से हमारे इन अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। वो 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं? जब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 आधार हैं, 5 आधारों पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15 सेक्लोज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) ये कहता है, इसी में जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 15 जहां इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होने की बात करता है, वहीं आर्टिकल 15(3) कहता है कि बात जब लिंग की होगी ना, बात जब लिंग की होगी, अर्थात बात जब बच्चों की होगी, बात महिलाओं की होगी, बात पुरुषों की होगी, तो क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। ये आर्टिकल 15(3) कहता है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 15 तो ये कहता है कि जाति, धर्म, इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 15(3) कहता है कि अगर बात बच्चों की होगी, बात महिलाओं की होगी, बात पुरुषों की होगी, तो भेदभाव हो सकता है। तो भेदभाव हो सकता है, अर्थात बच्चों के लिए अलग नियम बन सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग नियम बन सकते हैं, पुरुषों के लिए अलग नियम बन सकते हैं। ये आर्टिकल 15 कहता है, ये आर्टिकल 15 कहता है। तो ठीक है, यहां पर आर्टिकल 15(3) आपको समझ में आया। आर्टिकल 15 तो 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होने की बात करता है, और आर्टिकल 15(3) अगर बात महिलाओं की, बात बच्चों की, बात पुरुषों की होगी, तो अलग अलग भेदभाव हो सकता है, इनके लिए अलग अलग नियम बन सकते हैं। ये है आर्टिकल 15(3). ठीक है, आप जानते हैं महिलाओं के लिए अलग नियम है, पुरुषों के लिए अलग नियम है, सभी इनके लिए अलग अलग नियम है। तो ये अलग जो नियम होने का जो आधार है ना, वो आर्टिकल 15(3) है। ठीक है, आप जानते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे मैं कह रहा हूं कि जहां आर्टिकल 15 ये कह देता है कि भाई 5 आधारों पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वहीं आर्टिकल 15(3) इसके विरुद्ध में बोल जाता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। यही तो हमारे संविधान की सबसे अच्छी खूबसूरती है। क्या है? संविधान को कहा जाता है द बैंडल ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि विरोधाभासों का पुतला। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के विरुद्ध में तो बोल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस आर्टिकल का वायलेशन कर रहा है। उस आर्टिकल को और प्रभावी बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए वो आर्टिकल क्या करता है? उसके विरुद्ध में बोलता है। ठीक है, इसीलिए द बैंडल ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभासों का पुतला हमारे संविधान को कहा जाता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 15(3). अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर आर्टिकल 15(2) तो आपने बताया नहीं, आप डायरेक्ट 15(3) बता रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल 15(2) क्या कहते हैं, इसको भी हम समझते हैं। आज आप जानते हैं आर्टिकल 15(2) क्या कहते हैं। देखिए, जितने भी सार्वजनिक हित के लिए जो प्रोवाइड की गई है सरकार ने, जो हमें सार्वजनिक हित के लिए जो प्रोवाइड जो संसाधन किए हैं, वो संसाधन, वो चीजें सभी वर्गों के लिए क्या रहेंगी? खुली रहेंगी। कहने का मतलब, जैसे कि सरकार ने मान लो कोई तालाब बनवा दिया, सरकार ने कोई मंदिर बनवा दिया, सरकार ने कोई कुआं बनवा दिया, तो वो जो सरकार ने बनवाया है वो किसके लिए बनाया है? सभी के लिए बनाया है, सार्वजनिक हित के लिए बनाया है।
तो सार्वजनिक हित के लिए बनाया है, तो जो उसका यूज होगा ना, उसका जो उपयोग होगा वो सार्वजनिक हित में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अगर कोई तालाब बनवा दिया तो सिर्फ उसमें जाति के आधार पर भेदभाव हो जाएगा, धर्म के आधार पर हो जाएगा। यानी कि इन जो मैंने 5 आधार बताए ना, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर सरकार ने कोई तालाब बनवाया, कुआं बनवाया, मंदिर बनवाया है, तो उनमें जाने से इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहीं आपसे जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो जाए, ठीक है, तालाब में जाने के लिए जाति के आधार पर भेदभाव कर दिया जाए कि तालाब में आप पानी नहीं पी सकते क्योंकि आप इस कास्ट के हो, ठीक है, आप इस धर्म के हो इसलिए आप इस तालाब में पानी नहीं पी सकते। अरे वो जो तालाब बनवाया है वो सरकार ने बनवाया है और वो सार्वजनिक हित के लिए बनवाया है। अगर सार्वजनिक हित के लिए बनाया गया कोई भी जो सोर्स है जो सरकार ने बनवाया है, तो उसमें इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। उनमें इन 5 आधारों पर किसी के भी साथ में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। अगर होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह आर्टिकल 15(2) कहता है। ठीक है, अब देखें आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(3) हो गया। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 15(4) की। देखिए आर्टिकल 15(4), तो देखिए आर्टिकल 15(4) बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ समय पीछे लेकर जाता हूं और मैं बात कर रहा हूं 1927 की, 1927 की। देखिए 1927 में एक आदेश का आपने नाम सुना होगा, उस आदेश का नाम था सांप्रदायिक आदेश। सांप्रदायिक आदेश, ठीक है, जो कि ये आदेश है ना, मद्रास सरकार ने वहां की जनता को दिया था। यह आदेश जनता को दिया था, ठीक है। क्या था, तो देखिए 1927 में एक आदेश जो कि सांप्रदायिक आदेश के नाम से जाना जाता है, कम्युनल ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और ये जो आदेश है ये मद्रास सरकार ने किसको दिया था, वहां की जनता को दिया था। और इस आदेश में मद्रास सरकार ने क्या कहा था, इस आदेश में मद्रास सरकार ने कहा कि जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उनमें जाति के आधार पर क्या की जाएंगी, सीटें आवंटित की जाएंगी। इस आदेश में मद्रास सरकार ने वहां की जनता से कहा था कि जितने भी शिक्षण संस्थान है ना उनमें जाति के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी, ठीक है। तो एक महिला थी जिसका नाम सुना होगा आपने, चंपकम दोराय राजन। चंपकम दोराय राजन, ठीक है। इस महिला का एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और इस महिला ने जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होने का जो कारण बताया ना, वो बताया ये सांप्रदायिक आदेश। इस महिला का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मद्रास राज्य के एक मेडिकल कॉलेज था उसमें इस महिला का एडमिशन नहीं हुआ, और एडमिशन नहीं होने का जो कारण इस महिला ने बताया वो था ये सांप्रदायिक आदेश, क्योंकि मद्रास राज्य ने कहा था कि सीटें जो होंगी ना शिक्षण संस्थानों में वो जाति के आधार पर आवंटित होंगी। बस इसी आदेश की वजह से इस महिला का मद्रास राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो इस महिला ने क्या कर दिया, इस सांप्रदायिक आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, ठीक है। जब इस महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो इस महिला से पूछा गया कि आप इस सांप्रदायिक आदेश से क्यों संतुष्ट नहीं है। तो इस महिला ने कहा कि देखिए, एक और तो आप कह रहे हो आर्टिकल 15 में कि जाति के आधार पर किसी के भी साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, एक और तो आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने की बात कर रहे हो, और एक और आप कह रहे हो कि जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में सीटें आवंटित की जाएंगी। तो ये तो एक तरीके से आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया। ये चंपकम दोराय राजन मद्रास हाईकोर्ट में कहती है कि जहां आप आर्टिकल 15 में भेदभाव नहीं होने की बात करते हो, वहीं आप सांप्रदायिक आदेश के माध्यम से जाति के आधार पर सीटें आवंटित करते हो, यानी जाति के आधार पर भेदभाव करते हो, ठीक है। बस इसी वजह से इस महिला का उस मद्रास राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो इसने सांप्रदायिक आदेश को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और जब कोर्ट ने इसकी बात को सुना, तो कोर्ट ने इस महिला के पक्ष में निर्णय लेते हुए कहा कि देखो सही बात है, जाति के आधार पर इस तरीके से सीटें आवंटित नहीं होनी चाहिए, जाति के आधार पर इस तरीके से सीटें आवंटित नहीं होनी चाहिए। जब मद्रास हाईकोर्ट का इस महिला के पक्ष में जब निर्णय आया, तो मद्रास सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध में कहां पर अपील कर दी, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मद्रास सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो इस निर्णय के विरुद्ध में जो मद्रास सरकार थी वो कहां चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में चले गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो इस बात पर जो निर्णय आया ना वो यही आया कि देखो जाति के आधार पर इस तरीके से सीटें आवंटित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अंदर जो आर्टिकल जोड़ा ना, जो नया आर्टिकल जोड़ा वही है आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4 जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इस निर्णय के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जाति के आधार पर इस तरीके से सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4) जोड़ा और कहा कि देखो जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था करेगा, ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के पक्ष में और उस महिला के पक्ष में कहा कि देखो जाति के आधार पर इस तरीके से सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी, बल्कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सोशली एंड एजुकेशनल दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं ना उनके लिए राज्य क्या करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। यानी कि शिक्षण संस्थानों में सबसे पहले जो आरक्षण की व्यवस्था जो की थी ना वो इस आर्टिकल 15(4) के थ्रू की थी। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4) जोड़ा और कहा कि जाति के आधार पर सीटें आवंटित नहीं होंगी, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं यानी एससी और एसटी के जो लोग हैं उनके लिए राज्य क्या करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो यही है हमारा आर्टिकल 15(4). ठीक है, अब मैं आता हूं आर्टिकल 15(5) पर। आर्टिकल 15(5) क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 15(5) क्या कहता है। आप जानते हैं जो शिक्षण संस्थानें थी उनमें तो आरक्षण मिल गया था, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं और एससी एसटी के जो लोग थे उनको शिक्षण संस्थानों में तो आरक्षण मिल गया था, लेकिन जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जो उच्च शिक्षण संस्थानें थी, वो भी आरक्षण की मांग करने लगे। यानी कि जो कॉलेज हैं वो भी आरक्षण की मांग करने लगे कि देखो जिस तरीके से आपने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया है ना उसी तरीके से आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी क्या दीजिए, आरक्षण दीजिए। ठीक है, और जो ये मामला था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, ये मामला बनकर के आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान के अंदर आर्टिकल 15(5) जोड़ा और आर्टिकल 15(5) जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जिस तरीके से आपने शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया ना उसी तरीके से अब जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से हमने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया ना, ठीक उसी तरीके से अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 15(5) जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, तो जो शिक्षण संस्थानें थी उनमें आरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 15(5) क्या कहता है, जो उच्च शिक्षण संस्थानें थी उनमें आरक्षण की बात करता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में आता है कि आर्टिकल 15(6) क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 15(6) क्या कहता है। आर्टिकल 15(6) तो आप सभी को पता है 2019 में ही हुआ है, अभी 4 साल पहले ही हुआ है 2019 में। और जो संविधान का 103वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन के तहत हमने संविधान के अंदर आर्टिकल 15(6) को जोड़ा है, 2019 को जोड़ा है, 4 साल पहले ही जोड़ा है।
ठीक है। और इस 103वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो आप जानते हैं हमारे जो ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 15(6) में। आर्टिकल 15(6) में 2019 को 103वां संविधान संशोधन के तहत जो ईडब्ल्यूएस है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 15(6) में। ठीक है, तो ये होती है हमारी आर्टिकल 15 की कहानी समाप्त। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 14 भी हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 जो कहता है ना, वो ये कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, कि लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। और लोक नियोजन के मतलब, लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो सरकार है ना, सरकार कोई भी वैकेंसी देती है, कोई भी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी देती है, तो वो सभी को समान आधार पर देंगी, अर्थात किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकार अगर किसी भी प्रकार की कोई नौकरी देता है, कोई वैकेंसी देता है, तो वो सभी को समान रूप से देगी, किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 16 कहता है। हम देखते हैं ना, जितनी भी वैकेंसीज होती है वो सभी को समान रूप से प्राप्त होती है, वो सभी को समान रूप से मिलती है। इसका जो आधार है ना, वो संविधान का आर्टिकल 16 है। ठीक है, तो देखिए अब आप कहोगे कि सर आधार कौन कौन से हैं, भाई किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 आधार तो हमने पहले ही देख लिए थे। 5 आधार देखिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर और मूल वंश के आधार पर। इन आधारों पर तो भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 16 में एक और आधार का उल्लेख है, वो आधार है निवास के आधार पर। निवास के आधार, भाई देखो निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, यानी कि किसी भी वर्ग के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा अगर सरकार कोई वैकेंसी, कोई नौकरियां देती है तो, ठीक है। यानी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो देखिए जहां आर्टिकल 16 नौकरियों में भेदभाव नहीं होने की बात करता है, वहीं आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि बात जब निवास की होगी ना, बात जब निवास की होगी तो ध्यान रखना भेदभाव हो सकता है। बात जब निवास की होगी ना तो भेदभाव हो सकता है। यानी कि मान लो कोई राज्य सरकारी नौकरियों में एक तरीके से पिछड़ा हुआ है, कोई भी राज्य भारत का सरकारी नौकरियों में पिछड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अलग से प्रावधान हो सकता है उस राज्य के लिए, ताकि उस राज्य की जो सरकार है वो क्या करे, नौकरियां प्रोवाइड करवाए उस राज्य को। तो ये है निवास का आधार। निवास का आधार यानी कि आर्टिकल 16 जहां निवास के आधार, वो उन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होने की बात करता है, वहीं आर्टिकल 16(3) ये भी कहता है कि बात जब निवास की होगी ना तो भेदभाव हो सकता है। यानी राज्य वो सरकार एक पर्सनल स्टेट को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 16(3) कहता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 16(3) हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16(4) क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 16(4) क्या कहता है। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है, आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि समाज के ऐसे लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ठीक है, यानी कि जिनको सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं है, यानी कि समाज के ऐसे लोग, ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनको सरकारी नौकरियों में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है,
उनके लिए राज्य क्या करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ये आर्टिकल 16(4) कहता है। क्या कहता है कि समाज के ऐसे पिछड़े हुए लोग, समाज के ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 16(4) कहता है। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि समाज के ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी सेवाओं में यानी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात जिनको सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अर्थात जिनको सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं है, उनके लिए राज्य क्या करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये संविधान का आर्टिकल 16(4) कहता है कि समाज के ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए राज्य क्या करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ये आर्टिकल 16(4) कहता है। ठीक है, फिर देखिए, आप जानते हैं अगर मान लो राज्य ऐसे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है जिनको सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को देखना भी है कि भाई समाज के अंदर कितने ऐसे लोग हैं। तो ध्यान रखना, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 340, यानी पता कैसे चलेगा कि समाज के अंदर कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये भी तो पता करना है ना, क्योंकि अगर आरक्षण देना है सरकारी नौकरियों में तो ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा कि समाज के अंदर कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने नहीं है। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 340 जो कि हमारे राष्ट्रपति को ये कहता है कि राष्ट्रपति एक ऐसा आयोग का गठन करेगा जो ये जांच करेगा कि समाज के अंदर कितने पिछड़े हुए लोग हैं और कितने अन्य पिछड़े हुए लोग हैं। समझ में आया? ये एक आयोग के गठन की बात करता है, जो कि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 340 जो कि राष्ट्रपति को एक आयोग गठित करने की बात करता है कि राष्ट्रपति एक ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो ये जांच करेगा कि समाज के अंदर कितने पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और कितने अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है 1953 में एक आयोग बना था जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। ये आयोग क्या था? ये आयोग समाज के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को जांचने के लिए राष्ट्रपति जी ने ये आयोग का गठन किया था, जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। कब किया था? 1953 में। इस आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी थी ना 1955 में दी थी। ठीक है, इस आयोग ने अपनी सिफारिशें कब दी? 1955 में। लेकिन आप जानते हैं इस आयोग की सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था उस समय। 1955 में इस आयोग ने जो अपनी सिफारिश दी थी ना, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद में जो दूसरा आयोग बना था वो बना था 1978 में, जिसका नाम था बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग क्या था? तो बीपी मंडल का मतलब है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। बिंदेश्वरी प्रसाद जो कि इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। 1978 में राष्ट्रपति के द्वारा ये गठित किया गया था ये आयोग। और इस आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी थी ना, वो दी थी 1980 में। इस आयोग ने अपनी सिफारिश कब दी थी? 1980 में दी। और इस आयोग की सिफारिश पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, ये मैं ऐसे आयोगों की बात कर रहा हूं तो जो ये जांच करते हैं कि समाज के अंदर कितने पिछड़े हुए लोग हैं और कितने अन्य पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है, जब 1978 में बीपी मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें दी 1980 में, तो इस आयोग की सिफारिश पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद में 1990 में एक और आयोग बना और उस आयोग का नाम था
वीपी मंडल आयोग, वीपी मंडल आयोग। क्या था ये वीपी मंडल? वीपी मानी विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग। विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, 1992 में यह आयोग बना। जब इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी तो तुरंत के तुरंत ओबीसी को आरक्षण दिया गया। कितना परसेंट? 27%। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को क्या दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया इस वीपी मंडल, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए ये बातें सारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसी बातें ही पूछी जाती हैं कि वीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था, कब दिया गया था। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि 1990 में जो 27% आरक्षण दिया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ऐसे प्रश्न काफी सारे बन जाते हैं, तो इन प्रश्नों पर गौर करने की जरूरत है। अब देखिए, आप जानते हैं आरक्षण की जो अधिकतम जो सीमा है ना वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये भी आप सभी को पता है। आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है ना वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। और ये बात है ना, ये बात कही थी 1992 में इंदिरा साहनी वाले मामले में। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, और आप जानते हैं हमारी जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु उसको कितना परसेंट आरक्षण है? उसको 69% आरक्षण है। फिर आप कहोगे कि सर जब 1992 में इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि अधिकतम जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी, तो फिर तमिलनाडु को 69% आरक्षण क्यों है? तमिलनाडु को 69% आरक्षण क्यों है? तो ध्यान रखना, जब 1992 में इंदिरा साहनी वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ना, तो ठीक इसके 3 साल बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विशेष परिस्थितियां हैं तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि जो हमारा जो तमिलनाडु है ना उसको 69% यानी कि 69% आरक्षण है। ठीक है, ये है 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, ये तो हो गई हमारे संविधान के आर्टिकल 16 की बात। अब मैं आता हूं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17, तो देखिए आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता की बात करता है। अस्पृश्यता की बात करता है, यानी अनटचेबिलिटी की बात करता है कि देखिए एससी एसटी इनके भी साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये कहता है आर्टिकल 17, जो कि अस्पृश्यता, अगर कोई छुआछूत आपसे कोई करता है, एससी एसटी कैटेगरी बिलोंग से कोई भी व्यक्ति है और उसके साथ में अगर छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी होती है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 17 को फॉलो करते हुए वो कहां पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अनटचेबिलिटी नहीं होने की बात करता है, अस्पृश्यता का निषेध। जो संविधान के अंदर जो लाइन लिखी हुई है ना वो ये लिखी हुई है, अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है, और आप जानते हैं 1998 में एक SC ST एक्ट जो कि लागू हुआ था, SC ST एक्ट। जो SC ST एक्ट जो लागू हुआ था ना 1998 में, उसका जो ये आधार था ना वो ये आर्टिकल 17 ही था। आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है कि किसी के भी साथ में छुआछूत भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसी आधार को, इसी आर्टिकल को रखकर हमने 1998 में SC और ST एक्ट को लागू किया था, लेकिन वर्तमान में SC ST एक्ट नहीं है, आपको पता है। ठीक है,
अब आता हूं मैं लास्ट एंड फाइनल, जो कि है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18, तो देखिए आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। और उपाधियों का अंत से मतलब, उपाधियों का अंत से मतलब यह है कि आप जानते थे 1947 से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले क्या होता था, उस समय अंग्रेज लोग अधिकार करते थे। तो अंग्रेज जब खुश होते थे ना, किसी भी भारतीय व्यक्ति से खुश हो जाते थे, तो वो क्या करते थे? उपाधियां देते थे। उस व्यक्ति को क्या, भारतीय व्यक्ति को क्या देते थे? उपाधियां देते थे। उनकी कुछ उपाधियां होती थी, वो उन्हें क्या करते थे? सम्मानित तौर पर देते थे। ठीक है। लेकिन हमने ये संविधान के अंदर आर्टिकल 18 जोड़कर उपाधियों का अंत कर दिया है कि अब कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी उपाधि को क्या नहीं कर सकता? ग्रहण नहीं कर सकता। अब कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। ये संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत हमने कर दिया। ठीक है। क्योंकि पहले जब अंग्रेज लोग जब जो उपाधियां देते थे ना, तो जिस व्यक्ति को, जिस भारतीय व्यक्ति को वो उपाधि देते थे ना, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता था। वो ये समझता था कि मुझे इन्होंने क्या दिया? उपाधि दिया है। तो वो अन्य व्यक्तियों को कुछ भी नहीं समझता था। ठीक है। वो अपने को ही श्रेष्ठ समझता था। इसी वजह से इस असमानता को रोकने के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल 18 जोड़ा और उपाधियों का अंत कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ अगर किसी व्यक्ति को उपाधियां दी जाती है तो वो उपाधियां सिर्फ और सिर्फ भारत की होंगी, जिसे हम कहते हैं ना पद्मश्री है, ठीक है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सारी उपाधियां भारत की हैं। इन उपाधियों के अलावा भारत का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य दूसरे देश की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये संविधान का आर्टिकल 18 कहता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि अगर कोई भी दूसरा देश किसी भी भारतीय व्यक्ति को उपाधि देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। यह भी संविधान का आर्टिकल 18 कहता है कि राष्ट्रपति की बगैर अनुमति के कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। यह संविधान का आर्टिकल 18 कहता है। तो उम्मीद है कि आपको संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो ये 5 आर्टिकलों की चर्चा हमने आज की इस क्लास के अंदर की है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये 5 आर्टिकल मैंने कुछ इस तरीके से बताया आपको, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और मैंने काफी डीपली, काफी अंदर तक घुसने का प्रयास किया है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।